आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। चैप्टर 1 यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर चल रहा था। तो इसकी अब तक हमने 5 वीडियो आपको दे चुके हैं। तो ये आपका छठा पार्ट है उस चैप्टर का, यानी कि इस छठी वीडियो में हम आपको आज ये वाले टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल्स, फिर देन उसके बाद में करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव, फिर उसके बाद में करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, फिर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स आपको मैं साथ के साथ ही कराता जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे 2021 में परीक्षाएं देंगे उनका साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। जो 2022 में देंगे उनके लिए IIT नीट वगैरह की भी तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। उनको पता चलता रहेगा कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में हम इन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगे एक साथ, यानी कि जो NCERT की किताब दे रखी है वो वाले, और फिर देन उसके बाद में एक मेरे पास नृपेंद्र भटनागर की किताब है, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और बाकी जो मॉडल में होंगे वो कराऊंगा, और कुछ अपनी ओर से इंपॉर्टेंट कराऊंगा, यानी कि कम से कम 100-150 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक चैप्टर से। तो आपको IIT नीट, एयरफोर्स, NDA तक की कोई भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने की है, राइट। आप टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो, सारा कुछ एकदम लवली तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको करेंगे हम कंप्लीट, देखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ओके, तो देखो जरा ध्यान से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नॉर्मली मैं आपको समझाऊं, ऐसे समझो कि हमने कल क्या सीखा था। कल हमने कल का मतलब इससे पहली वाली वीडियो में ये बताया था, यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये कल बताई थी बात हमने कि भैया किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश, यानी कि कोई दूसरा आवेश लेकर आए तो वो वैद्युत बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के चारों ओर का ये हमने मान लिया कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ओके, ये चीज़ हम पहले ही जानते हैं कि भैया आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र हो गया। ओके, अब यहाँ से बाद में हमने माना कि यहाँ पर इसके एक बिंदु पर मैं क्या लेकर आया, ए बिंदु है, ए बिंदु, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक धन परीक्षण आवेश रख दिया। क्या रख दिया, धन परीक्षण आवेश, धन, अरे परीक्षण तो लिख ही दिया, धन परीक्षण आवेश, यानी कि Q0 रख दिया। ओके, अब ये धन परीक्षण आवेश मैंने इस बिंदु पर रख दिया, तो सिंपल सी बात है, धन परीक्षण आवेश, जब इस आवेश के पास में एक दूसरा आवेश आएगा तो भैया उस पर वैद्युत बल लगेगा। सिंपल सी बात है, आप जानते हो। यहाँ पर सपोज दैट कि हमने यहाँ पर ये रख दिया कि भैया इस वाले बिंदु पर हमने रख दिया एक Q आवेश, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक वैद्युत बल लगेगा। दो आवेशों के बीच में, कूलाम भाई साहब ने यही तो बताई थी कि दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल लगता है। ओके, माना कि ये वैद्युत बल लगा, लेकिन हमें ना तो वैद्युत बल समझना था ना हमें धन परीक्षण आवेश समझना था, क्योंकि ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके। हमको तो समझनी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि भैया इस जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश लेकर आए तो उस पर जो बल लगेगा वो और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि ये जो आपका आवेश है और आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, ये क्षेत्र वास्तव में कितना प्रबल है, वो जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप पेपर में तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो पेपर में क्या लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, राइट। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, इस चित्र को बना लेना और इसके साइड में बना लेना, और इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर जहर देसी ना लिख दे रहा हूं। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण
आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। राइट, अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब आप एक चीज समझो, मैंने क्या लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए, तो इसका सूत्र क्या बनेगा भाई? इसका सूत्र बनेगा, माना तुम यहां पे लिख दे रहा हूं, माना वैद्युत क्षेत्र में, माना किसी वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। ये बन गया इसका सूत्र। सिंपल सा क्या बताया था भैया, धन परीक्षण आवेश पर, ये धन परीक्षण आवेश, इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना है? F है। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात का मतलब बट्टे को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। राइट, चलिएगा। अब इसका मात्रक क्या बनेगा भाई? मात्रक भी लिख दे रहा हूं मैं साथ के साथ, इस चित्र को बना लेना। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मात्रक। इसका मात्रक क्या बनेगा भाई? इसका मात्रक बनेगा, देखिएगा, बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति का मतलब बट्टे ही होता है, न्यूटन बट्टे। और ये आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, ये ऐसा होता है। धन परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में क्या है कि ये अपने आप में एक आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम है। सिंपल सी बात है। चलिएगा, अब हम इसका विमा भी लिख दे रहे हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमा बनेगा ML/T-3A-1। ये इसका बन गया। ठीक है, चलिए, जिसको नहीं समझ में आई है कैसे बनी विमा ऐसे बनी भाई कि ये जो बल है, बल की विमा क्या होती है? ML/T-2। कोई भी बल है उसकी विमा ये होगी। और आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। अब ये ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, देखिएगा, तो ये हो जाएगा ML/T-2A-1। ठीक है, सॉरी, और ये देखो ML/T-2। अब मैं इन दोनों को ऊपर लेके जाऊंगा तो A-1 आ जाएगा, T-1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर घात जाने पर क्या हो जाती है? अब कहोगे यहाँ पर तो एक घात नहीं दिखाई दे रही। जब भाई ये A दे रखा है तो इसका मतलब A की पावर 1 है। सिंपल सी बात है, 1 को दिखाते नहीं है, इसलिए 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। T है, T का मतलब भी T की पावर 1 है, प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे ML, और T की घात कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 2 ये रहा, माइनस का 1 ये रहा, A की घात -1। इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ बन गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये राशि कैसी होती है भाई? राशि भी लिख दे रहा हूँ मैं, राशि तो यहाँ पर कहीं पर भी लिख देना इसकी। भैया ये जो राशि है इसकी कैसी रहती है? सदिश। इस राशि का प्रकार कैसा होता है? सदिश। तो इसीलिए हम इसको E वेक्टर से भी प्रदर्शित
कर देते हैं। यहाँ पर ई लिख रहा है ना, तो इसको आप ई वेक्टर से भी प्रदर्शित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है, इसलिए इसको हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में आपकी एक और परिभाषा जो नोट्सों में लिखी हुई मिलेगी आपको, एक और परिभाषा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और परिभाषा बनेगी। एक और परिभाषा कैसे बनेगी भाई? चलिए, तो ये देखिएगा कि भाई एक परिभाषा देखना जरा, ये था E बराबर क्या आया था, F बट्टे Q0 आया था। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आई थी। अब जरा एक चीज सोचो, क्या सोच रहे हैं हम, कि यहाँ पर ये परिभाषा आई है। अब यदि मैं इसका मान क्या ले लूं, Q बराबर में एकांक ले लूं, यानी एक मान ले लूं, एकांक। ठीक है, एक अंक आवेश ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर F बट्टे Q0 की जगह पर तो एक आ गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना, F। ये F क्या था कि भैया एक कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर का ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यहाँ पर मैंने क्या माना था, एक Q0 माना था, है ना। तो अब परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश लाने पर उस पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। राइट, क्या बोला मैंने कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश लाने पर उस पर, लाने से उस पर धन परीक्षण आवेश लाने से उस पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है वही उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सी बात है कि भैया जो E है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। सिंपल सी बात है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। ऐसे लिख लो, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर F। ठीक है, अब किसी चीज, जिस चीज को हमेशा याद रख लें, जिस चीज को एकांक करना है उसका हमेशा भाग करना होता है। क्यों? क्योंकि यदि मेरे पास में ये 100 रखा है और 100 को मुझे एकांक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग करना पड़ेगा। एक आ गया। आप कहोगे नहीं सर जी, हम तो 100 में से 99 घटा देंगे। अरे बेटा, घटाना और जोड़ना नहीं होता है, केवल गुणा और भाग करना होता है। तो एक संख्या में हम क्या बोल सकते हैं, भाग को भाई अनुपात भी तो कह सकते हैं। ठीक है, कभी तुमने परिभाषा सुनी है कि उसमें से एक जोड़ दो तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, नहीं, अनुपात सुना होगा। अनुपात का मतलब ही होता है भाग। तो किस चीज़ का अनुपात करेंगे, उसी आवेश का। तो आवेश को एकांक बोला है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या बोला, ये रहा एकांक धन परीक्षण आवेश। तो सिंपल सी बात है, ये रहा एकांक धन परीक्षण, जो नीचे वाली संख्या होगी उसको बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
ऐसे भी लिख दो। पेपर बोर्ड में क्या लिखोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। काम खत्म। चलिए अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। इसके कराऊंगा 2 न्यूमेरिकल्स, फिर वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, फिर उसके 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो बाद में करा ही देंगे। ठीक है, चलिए 2 नहीं 3 करा दूंगा। और बोलो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं मन्ना, घबराओ नहीं। चलिएगा, चलिएगा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है आपका 100 माइक्रोकूलाम आवेश पर 50 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है, तो इस क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, एक चीज और जोड़ दो, एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में 100 माइक्रोकूलाम आवेश पर 50 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करता है। कि भैया एक क्षेत्र था, उसमें यहां पर कितना है कि यहां पर ऐसा समझो, यहां पर जो आवेश लेकर आए हैं वो कितना है, 100 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 100 माइक्रोकूलाम के आवेश पर कितना बल लग रहा है, यहां पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी तरीके का चुटकू जैसा सवाल आएगा 2 नंबर में और बहुत जल्दी से कर दोगे आप। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है क्या दे रखा है भाई, 100 न्यूटन 100 माइक्रोकूलाम आवेश दे रखा है। आवेश को क्या बोलते हो आप, क्यू। देखिएगा अब परिभाषा लिखते समय आवेश को धन परीक्षण आवेश मानेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। और न्यूमेरिकल्स करते समय उसी आवेश को हम क्या मानेंगे, क्यू। ठीक है, परिभाषा लिखते समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F/Q0 लिखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स करते समय इसी फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, F/Q लिख देंगे। देखिएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जो है आपका केवल परिभाषा बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तब उस समय हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इस आवेश को ऐसा मानते हैं कि इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब कभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें कोई भी एक ये काल्पनिक आवेश मानकर करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह, जितने भी डेरिवेशन है हम Q0 से ही करेंगे। जहाँ पे धन परीक्षण आवेश की बात आएगी वहाँ पे Q0 ही लेंगे, राइट। लेकिन जब हम वास्तव में न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम एक आवेश ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसको हम काल्पनिक आवेश मानकर करते हैं, लेकिन ये वास्तविक आवेश है, तो इसलिए हम इसको Q मानते हैं। बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, मात्रक यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमेशा याद रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो ये आवेश दे रखा है Q बराबर कितना है, 100 माइक्रोकूलाम। और हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि भैया माइक्रोन का मतलब, कल बताया था, माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। अब ये कूलाम आ गया। अब देखिएगा 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻², ये है 10⁻⁻6 कूलाम। तो कितना बचेगा, 10⁻⁻4 कूलाम बचेगा। ये इतना तो सॉल्व कर दिया, मजा आ जाएगा आगे, ठीक है। अब बल कितना दे रखा है, वैद्युत बल, सीधे सीधे मैं बल लिख दे रहा हूं। बल कितना दे रखा है, बल दे रखा है आपका 50 न्यूटन का बल लग रहा है। पूछा क्या है, इस क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। चलिए तो अब हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई, हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे E बराबर F/Q। समझ में आई बात, Q0 लिख लो, लेकिन हमारा वो Q0 तो न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन करने के लिए लगाते हैं, बाकी वास्तव में तो F/Q है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर F का मान कितना है, F का मान है 50 न्यूटन, ओके नो प्रॉब्लम। बट्टे Q का मान कितना है, Q का मान है 10⁻⁻4, ओके नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या बताई थी भाई, ये जो नीचे रहता है ऊपर जाएगा तो इसकी घातें चेंज हो जाती हैं। तो ये तो है 50, ठीक है, गुणा
10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्यों हो गया +4? क्योंकि ऊपर लेकर जा रहे हैं तो +4। चलिए अब इसका मतलब क्या, 1 0 का मैंने मतलब क्या बताया था, 1 0 का मतलब 1 घात प्लस की, तो 5 गुणा 10 की घात 1, और ये 10 की घात कितना है, 4 है, तो 5 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतने न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, चलिए तो ये है इसकी, तो उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। राइट, बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सवाल कराता हूँ आपको, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सवाल कराता हूँ, बेहतरीन लेवल का एकदम, ठीक है, टिप टॉप वाला। जल्दी से इस सवाल को कर लीजिएगा, मैं एक सवाल आपके लिए लेकर आता हूँ बेहतरीन मज़ेदार। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये देखिए न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस टाइप का सवाल 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में, इसलिए इसको कर लेना। राइट, देखिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 नैनो कूलाम आवेश 2 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। 5 मिली यानी कि इस पर ये है इतने नैनो कूलाम पर, इतने आवेश पर 2 मिली कूलाम का बल कार्य करता है। इस क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 नैनो कूलाम आवेश पर 2 मिली कूलाम बल कार्य, 2 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। मैं पता नहीं यार क्या दिमाग में चल रहा होता है कि गड़बड़ करता रहता हूं। चलिए, दिया है, क्या दे रखा है भाई सवाल में, सबसे पहले दिया है एक आवेश दे रखा है नैनो कूलाम आवेश पर, तो आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है भाई आवेश, Q बराबर, प्लस को तो लिखो या मत लिखो, सीधे सीधे लिख दो, प्लस माइनस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 5 नैनो कूलाम। ओके, और नैनो का मतलब भी मैंने बताया था, चलाओ ना नैनो से बार रे, बार बोलता है बाण, चलाओ ना नैनो से बाण रे, सवाल कर लो और तुम कर ही लो। चलिए, 5 नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 कूलाम। ओके, समझ में आई यहां तक। एक बल दे रखा है, बल कितना दे रखा है, बल जब ना समझ में आए कि ये क्या चीज है तो उसका मात्रक पढ़ ले करो। +5 नैनो कूलाम, कूलाम क्या होता है, आवेश, और नहीं तो आके आगे पीछे देखो, इतने नैनो कूलाम आवेश, तो आवेश दे रखा है। 2 मिली न्यूटन, न्यूटन से ही पता चल रहा है बल, तो बल कितना लग रहा है, 2 मिली न्यूटन। ओके, और मिली का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सर हम तो भूल जाते हैं। अरे बेटा भूल जाते हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा वीडियो देखो और देखते रहो। कितना, 10 की पावर -3 न्यूटन। समझ भाई, मिली का मतलब 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके, चलिए एफ भी हो गया। पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछिए, नो प्रॉब्लम। चलिए निकालते हैं। सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे E बराबर F/Q। चलिए, F का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -3 F। Q कितना दे रखा है, Q 5 गुणा 10 की पावर -9। ओके, चलिए अब देखिएगा, इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर, ये हो जाएगा +9। ये ऊपर गया तो +9 हो गया, क्योंकि नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं। यदि ये प्लस की होती तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती। ठीक है, नीचे बचा 5। अब 5 का यानी 5 का हम 2 में भाग कर देंगे, इस 5 का 2 में भाग करेंगे, ना जाने की 0। अब पॉइंट लगाएंगे बबुआ तो ये हो जाएगा 20, और 20 में भाग करेंगे, 5 चौक 20, कट गया। कितने बार, तो इससे हम लाल पेन से काटेंगे, काटने के लिए स्पेशली लाल पेन। 0.4 गुणा 10 की पावर 9 प्लस के हैं, ये है माइनस के 3, तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और वो भी प्लस के 6 बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 3 है, ये प्लस के 9 है, तो 9 ज़्यादा है प्लस के, तो इसलिए प्लस के 6 बचेंगे। और इतना
सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ न्यूटन प्रति कूलाम। कुछ बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक रखो, और वो भी कैसा अंक होना चाहिए, अशून्य अंक, यानी शून्य ना हो। तो यहाँ पर तो शून्य आ रहा है, तो इसीलिए इस पॉइंट को मैं इधर की साइड में लेकर चला जाऊँगा, ठीक है, इधर की साइड में लेकर चला जाऊँगा। तो इधर की साइड में जब पॉइंट जाएगा तो इसको बोलेंगे हम 4 गुणा 10 की पावर। अब इधर की साइड में, ये तो इधर की साइड में पॉइंट जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, और इधर की साइड में जाता है तो प्लस की घातें आती हैं। तो कितने अंक ले गए, एक अंक आगे कूदा है तो एक घात माइनस की आ जाएगी, गुणा 10 की पावर, ये 6 है प्लस का, तो 4 गुणा 10 की पावर 6 में से गया 5 न्यूटन प्रति कूलाम। उत्तर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखो भाई, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी लाजवाब वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, और देखने के बाद में भाई इतना तो बनता है कि लाइक कर दिया करो। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लें, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओहो, नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं यहीं से चेंज कर दे रहा हूं। क्या है, अरे पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये अलग टाइप का सवाल है थोड़ा सा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास इसको लिख दे रहा हूं मैं। क्या सवाल है, एक अल्फा कण, देखिएगा ये सवाल है मेरे पास किताब में, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करो, बहुत ही प्यारा और लाजवाब, और यूं कहूँगा तो एकदम सोने जैसा सवाल है। क्या कह रहा है, एक अल्फा कण जिस पर 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अब के थोड़ी सी कुछ बातें अलग अलग कही हैं इसने। क्या बातें अलग कही हैं देखो जरा, सवाल में क्या दे रखा है वो चीज पहले लिखो। एक अल्फा कण दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा कण। तो सिंपल सी बात है कि भैया अल्फा कण दे रखा है तो अल्फा कण पर कुछ ना कुछ आवेश भी होता है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, आप सभी को मैं बता दूं, देखो ध्यान से सुन रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का 2 गुना मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका 2 गुना। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अंतर क्या होता है कि ये आवेश की जो प्रकृति की बात करूं ये ऋणात्मक होती है और इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन का 2 गुना है। प्रोटॉन पर भी तो इतना ही होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वास्तव में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का 2 गुना है, लेकिन प्रोटॉन का भी 2 गुना बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2e, मतलब कितना, 2 गुणा 10 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम बोल सकते हैं, या इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम भी बोल सकता हूं। तो डायरेक्टली भी आप याद कर लेना, इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे याद कर लो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। ओके, ये आवेश दे रखा है और इस पर लगने वाले, देखो अब के वैद्युत बल नहीं दे रखा, अब के क्या दे रखा है, 15 गुणा 10 की पावर 4 वैद्युत क्षेत्र में, और वैसे भी दिखाया 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ना न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब के ई दे रखा है आपका 15 गुणा 10 की पावर 4
न्यूटन प्रति कूलम। पूछा क्या है, वैद्युत बल आपसे पूछा है। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो बच्चों में यही रहती है कि सर हमको तो यही नहीं पता चलता है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो भैया फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करते समय आपको कौन सा फॉर्मूला यूज में लाना है वो कैसे पता चलेगा। देखिए कल हमने बताया था वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर एक भी। और यहाँ पर एक सूत्र अभी आपने पढ़ा है F बराबर क्या, F बट्टे Q0 यानी कि Q यही पढ़ा था। ये दो फॉर्मूले हो गए। यहाँ से यदि F की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो EQ हो जाएगा, है ना। तो अब देखो जरा, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम, तो ये कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी आपको सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में देखो क्या दे रखा है, एक तो Q दे रखा है और एक दे रखा है E। तो भाई आप सिंपल सी बात है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए अनिवार्य है कि सवाल में दो तो आवेश हों Q1 Q2 और एक उनके बीच की दूरी दे रखी हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला कब लग जाएगा, जब आपको एक तो आवेश दे रखा हो और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान दे रखा हो। आपको आवेश भी दे रखा और E का मान भी दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो आवेश नहीं दे रखे। जब दो आवेश दे रखे होते तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से आपको सवाल का उत्तर सवाल में दे रखा होता है, क्या चीज़ दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में सोचो। जितने भी बल के फॉर्मूले हैं वैद्युत बल के, अपने दिमाग में एक लिस्ट बना लो और फिर देखो कि आपको क्या चीज़ दे रखी है और वही चीज़ वाला उससे मिलता जुलता फॉर्मूला निकाल लो और रख दो और सवाल सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पहले हम सूत्र यही वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, F बट्टे Q वाला। तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर EQ। चलिए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दे रहे हैं हम। E का मान कितना है, E का मान है 15 गुणा 10 की पावर 4 गुणा Q का मान कितना है 3.2 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, कुछ बच्चे 2 की गुणा करते समय, इसमें भी 2 की गुणा नहीं होते, केवल संख्या में होती है, ये तो घातें अलग हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 की, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 3 45, 46 47 48, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा 48.4। मल्टीप्लाई करनी आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया गुणा। और ये देखिएगा, ये प्लस की 4 घातें हैं और ये माइनस की 19 घातें हैं, तो 4 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस की 15 बचेंगी। ठीक है, माइनस की 15 बचे। और हमने ये 0 है ये यहाँ पर, ठीक है 48.0। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि अब हमारे पॉइंट से पहले यहाँ पर 2 अंक आने, और मैंने क्या बताई थी पॉइंट से पहले 1 अंक आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो 4.8 गुणा 10 की पावर कितना, 1 अंक आगे आएगा। इधर की साइड में पॉइंट आता है तो कैसी प्लस की घातें आती हैं, तो 1 अंक आगे आया है तो 1 घात प्लस की आएगी और इधर की घात में यहाँ पे माइनस की 15 दे रखी हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, 4.8 गुणा 10 की पावर 15 में से 1 चला जाएगा तो माइनस की 14 बचेंगी। अब मैं अब डायरेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। ये बल पूछा है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या लिखो, केवल न्यूटन। चलिएगा, ठीक है, ये देखिएगा। अब आप इतना तो सीख गए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कर ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब करते हैं हम बात वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा समझो, देखिएगा कि मेरे पास में ये प्लस 10 कूलम आवेश है और ये माइनस का 10 कूलम आवेश है। एक दूसरे से ये बहुत ज़्यादा पास क्लोज अप रखे हुए हैं, जैसे कि समझो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, एक ये 10 कूलम आवेश है और ये यहाँ पर माइनस के 15 कूलम आवेश के पास में रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, एक ये प्लस 5 कूलम आवेश है और ये इसके पास में रखा हुआ है माइनस प्लस कूलम आवेश, इसके बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। राइट, एक ये है प्लस का 100 कूलम आवेश है और इसके ये दूरी रखा हुआ है यहाँ पर
माइनस के 100 कूलम आवेश के पास में। इसके बीच की दूरी मैंने मान ली कि भैया इनके बीच की दूरी है 500 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आपसे नॉर्मल भाषा में कि भैया ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ देख रहा हूँ कि इसको वैद्युत द्विध्रुव कह रहा हूँ, इसको वैद्युत द्विध्रुव कह रहा हूँ, इसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह रहा हूँ, इसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह रहा हूँ। तो इनमें क्या चीज़ सिमिलरिटी है, देखो कि ये धन प्लस का 10 आवेश है, ये माइनस का 10 आवेश है और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये माइनस प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, एक दूसरे से 0.6 सेंटीमीटर पर रखा है। तो इन दोनों को वैद्युत द्विध्रुव बोला है। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म पता चल रही है कि दो बराबर आवेश होने चाहिए और एक दूसरे से कैसे रखना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या 0.6 सेंटीमीटर। और इसको देखना जरा, ये प्लस का 100 है, ये माइनस का 100 है, पर 500 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मतलब ये दो बराबर हैं परंतु अलग अलग आवेश हैं, ये भी बराबर हैं परंतु अलग अलग हैं, ये बराबर हैं परंतु अलग अलग है, राइट। लेकिन इसकी दूरी 500 मीटर ज़्यादा है, इनकी दूरी कम थी, तो इसलिए हम इनको वैद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। तो मतलब ये कि, और ये देखिएगा ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10, ये कम दूरी तो है लेकिन ये प्लस का 10 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 10 नहीं है। तो मतलब क्या, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। मतलब ये कि जिसमें दो आवेश होंगे, जैसे +5 है तो यहाँ पे -5 ही होना चाहिए और एक दूसरे से बिल्कुल पास में रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूर दूर रख देंगे तब वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। हालांकि इस पर बराबर आवेश है, 100 को 100 कूलम और 100 कूलम, विपरीत प्रकृति का भी है प्लस और ये माइनस, लेकिन इनके बीच की दूरी सूक्ष्म नहीं है, तब इस ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। लेकिन ये बराबर भी हैं आवेश, विपरीत प्रकृति के भी हैं और छोटी दूरी पर रखे हुए हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर, mm, ठीक है, और ऐसे करके आपका एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरीके से। तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म लिख सकते हो या यहां पर आप अति सूक्ष्म लिख सकते हो। तो ये सूक्ष्म लिख दो, एक दूसरे से सूक्ष्म, सूक्ष्म को आप लिख सकते हो अल्प, सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, रखे होते हैं। तो ऐसे निकाय को, तो ऐसे निकाय, निकाय बोले तो सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, राइट। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल है इसका HCl, HBr, ठीक है, HF, HI और आपका H2O, इस तरीके और भी बहुत सारे हैं, आदि कर दीजिए, राइट। ये HCl क्यों है, क्योंकि देखिएगा HCl जो होता है इस पर H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो इस पर एक पॉजिटिव आवेश है, इस पर एक नेगेटिव आवेश है, और इन दोनों की जो बॉन्ड की जो दूरी होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अपने आप में ये छोटी दूरी है, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म पर रखे हुए हैं, इसलिए इनका जो अणु है वो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं, राइट, एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात। तो
कुल मिला के बात ये है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये प्लस का 10 कूलम आवेश है और ये यहाँ पर माइनस का 10 कूलम आवेश रखा है और इनके बीच की दूरी मैं कह रहा हूँ 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या ये, यदि मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, माइनस का 20 कर दे रहा हूँ, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव है? अब ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेश होने चाहिए, बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश। ये बराबर नहीं है लेकिन विपरीत प्रकार के तो हैं। विपरीत प्रकार का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर होने चाहिए तब वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। 3 कंडीशन है, 2 तो बराबर आवेश होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए और तीसरी कंडीशन दोनों एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होने चाहिए, तब जाके वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अदरवाइज वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। राइट, चलिएगा, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछ ले तो ये ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। राइट, चलिएगा। या वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। कलम कहानी, ठीक। चलिए, अब आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। चलो मैं वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ। एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका चित्र यहाँ पर लिख देना, चित्र ये, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसमें माइनस क्यू कूलम, ये प्लस का क्यू कूलम है और इसके सूक्ष्म दूरी हमने क्या मान ली? 2L मान ली। यहाँ पे लिख देना, जहाँ 2L बराबर दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी, आवेशों के बीच की सूक्ष्म, ठीक है। चलिए, माइनस क्यू कूलम प्लस क्यू कूलम दोनों आवेशों के बीच की 2L दूरी है, यानी सूक्ष्म दूरी हमने मान ली, तो ये ठीक है। चलिए, काम खत्म, समझ में आई बात? तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। दोनों आवेश हैं, देखो प्लस क्यू कूलम, ये माइनस क्यू कूलम, ये प्लस क्यू कूलम, बराबर हैं, विपरीत प्रकृति है और दोनों के बीच की 2L दूरी। 2L दूरी ही क्यों मानी हमें, L क्यों नहीं मान रहा? तो कुछ किताबें सीधे सीधे इतना लिख देती हैं, ए आपकी सूक्ष्म दूरी है, कोई किताब यहाँ पे L लिख देती है, कोई किताब यहाँ पे R लिख देती है, R। तो मैं सूक्ष्म दूरी यहाँ पर क्या मान रहा हूँ? 2L। 2L क्यों मान रहा हूँ? अपने दिमाग में रखना 2L इसलिए क्योंकि आगे चल के डेरिवेशन करना पड़ेगा और डेरिवेशन में हम इस वैद्युत द्विध्रुव की आधी दूरी का इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इसमें यहाँ पर A मान लूँगा तो जब इसका आधा करूँगा तो A/2 लेना पड़ेगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का जब डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जब हम इसको L मानेंगे, 2L मानेंगे सूक्ष्म दूरी को, 2L का आधा करेंगे तो वो 1L आएगा। 1L का मतलब क्या है? तुरंत आपका जहाँ पर L आएगा तो समझ जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की दूरी का आधा है और इससे डेरिवेशन करना आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत इसके। और आपका सभी राइटरों की किताब में ये NCERT से लेकर NCERT, नृपेंद्र भटनागर की, कुमार मित्तल की, जितनी भी किताबें सब में 2L लिया है। एक बहुत पुरानी 90 के दशक की किताब है, उसमें A ले रखा है और एक और किताब है उसी समय की, उसमें R ले रखा है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी किताबें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी नहीं बताएगा, टीचर सीधे सीधे 2L लेते हैं। लेकिन 2L हम इसलिए लेते हैं ताकि हम डेरिवेशन करते समय इसकी दूरी को हम आधा करें तो वहाँ पर हम 1L का इस्तेमाल कर लें ताकि डेरिवेशन ईजी हो जाए। बाकी और कोई इसका वो नहीं रहता, ठीक है। केवल 1L भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा है कि 2L यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी है। इस 2 का कभी भी न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यह अपने आप में एक दूरी मानी गई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम अगला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। कहीं कहीं पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा होता है, कहीं पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या है? ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको
ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम ये होता क्या है। देखिएगा हमने क्या बोला था, आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या था। ये वैद्युत द्विध्रुव है। ओके, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि इन दोनों के परिमाण तो बराबर हैं, या तो ये आवेश ले लो या यही आवेश ले लो। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया, चलो ये ए बी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ओके, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, इसीलिए हम इसको P वेक्टर भी लिख देते हैं। राइट, समझ में आई कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात। चलिए, तो भैया सिंपल तरीके से हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो कोई भी एक आवेश ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी ले लो, दोनों की गुणा कर दो, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसा समझो कि ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 10 कूलाम है, और इनके बीच की दूरी 5 मीटर दे रखी है। सपोज दैट 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, 10 मीटर 10 कूलाम 10 कूलाम, माइनस का 10 प्लस का 10, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, भाई इसका परिमाण भी 10 है, इसका परिमाण भी 10 है, कोई भी 10 ले लिया, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमें कभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो कोई एक आवेश लो और दोनों के बीच की दूरी लो, दोनों की गुणा कर दो, जो भी आएगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। राइट, चलिएगा, तो इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, ये चित्र बना लेना, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये P से प्रदर्शित किया जाता है। राइट, चलिएगा, तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L हो जाएगा। ये सदिश राशि होती है। राशि कैसी है, ये वही राशि होती है, ये सदिश। ठीक है, राशि सदिश। इसका मात्रक भी लिख दे रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर कहाँ पे लिखूँ, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका मात्रक। के बाद में देखिएगा, यहाँ के बाद में इसका मात्रक मैं उधर लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा यानी P बराबर Q इंटू 2L है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा भाई। मात्रक देखिएगा, यहाँ से पता चल रहा है आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और ये दूरी थी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर बन जाएगा। इसका विमा भी लिख देते हैं साथ के साथ। विमा क्या बनेगी, देखिएगा, आवेश की विमा AT होती है और इसकी विमा क्या होती है, L होती है दूरी की, तो क्या हो जाएगा LTA हो जाएगी इसकी विमा। लता है LTA। राइट, चलिएगा, LTA हो गई। ठीक, अब बोलोगे सर आपने ATL क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा होता है, जो विमीय जो सूत्र होता है उसको MLT
ठीक है, MLTA इस तरीके से लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, राइट। तो इसलिए हमने ये MLT लिख दिया है, राइट। और कुछ MLT थीटा A इस तरीके से होता है। जब जहाँ पर ताप दे रखा होता है वहाँ पर थीटा भी लिख देते हैं, लेकिन आपके इसमें विद्युत वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पर ताप नहीं आएगा, सीधे सीधे MLTA इतनी चीज़ आएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ होती है, क्लियर हो गई बात। तो ये इसके ओ हो गया, ये सदिश राशि होती है, इसीलिए हम इस पर P वेक्टर से भी प्रदर्शित कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो कुछ कुछ किताबें में यहाँ पर यहाँ पे ले दे रहा हूँ P वेक्टर, या भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, तो अब आपका क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ के बाद में कुछ ये चीज़ वैद्युत ध्रुव क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण भी समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं, न्यूमेरिकल्स को और कर लेते हैं। वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, चलिएगा, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि IIT नीट NDA वगैरह में आते हैं और आपके 12th क्लास के टिक मार्क में प्रश्न एक वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण से ही आता है, ठीक है। मोस्टली पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैंने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ये वाला खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एयरफोर्स में आ चुका है और आपके बोर्ड के हिसाब से ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। ये बोर्ड में आ चुका है इस टाइप का, ये आपका एयरफोर्स में आ चुका है, ये आपका इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के आने की ज़्यादा चांसेस हैं अब की बार, राइट। चलिएगा, ध्यान समझ लेना, इसलिए हम ये तीनों इम्पोर्टेंट और तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। बहुत ही प्यार से हम इनको समझते हैं। देखिएगा कैसे, सबसे पहले इसको करेंगे, फिर मिटाते चलेंगे, ऊपर करते चलेंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, दिया क्या है, सबसे पहले सवाल को पढ़ो। +4 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम के आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आवेश दे रखे हैं। ये वाला आवेश +4 माइक्रोकूलम है, ओके। ये वाला -4 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमको क्या चाहिए, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण चाहिए। याद हो तो मैं आपको थोड़ी सी कंपेयर करा देता हूँ इससे। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, -q कूलम और +q कूलम, और दोनों के बीच की दूरी क्या मानते थे हम, आवेशों के बीच की दूरी 2l, और p बराबर क्या था, q × 2l था। ये वाला था आवेश। ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी भी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला लगाओ q × 2l। और कभी भी याद रखना, सपोज दैट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ये 4 मीटर है और ये 4 कूलम है, ये प्लस के 4 कूलम होता, और इनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए 3 मीटर होती। तो आप यहाँ पर लगाओगे तो P बराबर Q × 2l लगाओगे तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक आवेश का परिमाण ले लिया, 2 गुणा और l की जगह पर रख देते हैं 3, तो 4 दूनी 8 या 12, तो ये 12 कूलम मीटर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को ही क्या लगा देते हैं, 2QL लगा देते हैं। 2QL नहीं होता बेटा, क्योंकि ये 2 इसके साथ जॉइंट होता है, 2 इसके साथ में जॉइंट होता है, और इस 2l को हम दूरी बोलते हैं, ना कि इसमें सवाल में लगाएंगे। तो ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी दे रखी है 2l बराबर, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी 2l है, तो ये जो 2l होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 3 है, तो इसकी जगह पर केवल 3 लगाएंगे, और ये 4 3, अरे पहले भी 12 है, पहले क्या था 2 × 3, तो इसका पहले के अकॉर्डिंग 4 दूनी 8 या 24 आना चाहिए था। और वास्तव में जो कि ये गलत है, वास्तव में क्या आना चाहिए, वास्तव में इसका आएगा उत्तर Q × 2l, यानी कि Q की जगह पर कितना 4 और ये 2l की जगह पर केवल 3, तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। समझ में आती बात। कभी भी याद रख लेना, ये इसके साथ में 2 कभी नहीं लगाते हैं, ये 2l अपने आप में इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिए है, तो दोनों आवेश ये 2l बराबर दे रखा है।
अपने आप में ये 2 है भाई। सपोज दैट इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x मान लेता तो ये अब x बराबर होती दोनों आवेशों के बीच थी। यदि मैं यहाँ पे y मान लेता तो ये y है होती। यहाँ पे मैंने 2l लिख रखा है तो ये अब क्या है 2l बराबर है इनके बीच की दूरी। बस यही कॉन्सेप्ट समझने का है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, एक आवेश निकाल दूंगा मैं, ये प्लस का ले लो या माइनस का ले लो आपकी इच्छा में, सीधे सीधे 4 माइक्रो कूलम केवल परिमाण लिया जाता है भाई। प्लस का भी परिमाण ये, इसका भी ये, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा माइक्रोन का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6 कूलम, और ये क्यू हो गया 2l बराबर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। यदि आप इसको l बराबर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये 2l बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो मतलब कितना 6 गुणा सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। याद रखना ये अपने आप में 2l है। हमें p आपसे पूछा है तो p बराबर सूत्र कौन सा लगाएंगे q इंटू 2l। चलिए q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -6, और l ये इसकी वैल्यू कितनी है 2l, ये 2l की अपने आप में वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 गुणा 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 चौक 24 गुणा 10 की पावर ये 6 और ये -2 कितना हो जाएगा -6 -2 -8, इतने कूलम मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी इस 24 का मतलब क्या है कि 24.0, अभी पॉइंट यहाँ पर है, हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, यहाँ पर 2 आ रहे हैं इसलिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो 2.4 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर आएगा तो एक प्लस की घात आती है 10 की पावर, ये -8 है। एक घात क्यों आई है, क्योंकि 10 की पावर एक अंक आगे आया पॉइंट, एक घात 10 की घात आ गई एक प्लस का, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा उत्तर 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम मीटर, ये उत्तर आ जाएगा। ये क्यों आ गया 2.4 गुणा 10 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया भाई, ये सॉरी ये प्लस का 1, क्योंकि एक अंक इधर की साइड में, ये पॉइंट यदि इधर की साइड में आता है तो प्लस की घातें आती हैं, एक अंक आगे आया है तो एक घात प्लस की आ गई, -8 थी तो ये प्लस के 1, ये -8 तो -7 बचेंगे, सिंपल सी बात है, ये हो गया। जल्दी से इसका उत्तर लिख लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, ये हो गया। देखिएगा ये एयरफोर्स में आया था भाई सवाल, क्या है सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है, इसमें दिया क्या है ये चीज़ समझो पहले, सवाल पढ़ो पहले। तो क्या कह रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्रुव आघूर्ण इतना है, इसमें सीधे सीधे वैद्युत द्रुव आघूर्ण दे दिया कितना 3.4 गुणा 10 की पावर -3 कूलम मीटर, ओके। और आपसे H हाइड्रोजन परमाणु तथा Cl परमाणु आयनों के बीच में, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के बीच की दूरी या आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करवा रहा है। विस्थापन पर एक प्रकार का दूरी, कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का अणु है और एक यहाँ पर क्लोरीन का अणु है, मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं HCl बना रहे हैं, और इनके बीच की हमें क्या चाहिए दूरी आपसे पूछी है, ये वाली दूरी आपसे यहाँ पर पूछी है। जब हाइड्रोजन का अणु है तो मतलब ये H पॉजिटिव होगा, ये Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि HCl के लिए भाई HCl के लिए सिंपल सी बात है, HCl को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों आयन दूर दूर हो गए, और इनके बीच का जो बॉन्डिंग है मैंने बताई थी ना, HCl जो होता है वो H पॉजिटिव और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो इसकी ही दूरी पूछी है, इसका ही विस्थापन, यानी कि ये हाइड्रोजन से क्लोरीन कितनी दूर है वो विस्थापन आपसे पूछा है, यानी कि 2l आपसे पूछा है। बस यही चीज़ होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो आवेश ही नहीं दे रखा, आवेश दे तो रखा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, तो कितना आवेश गया इस पर से, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक पॉजिटिव है, याद रखना एक पॉजिटिव का मतलब क्या है,
एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, तो Q बराबर कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। समझ में आ गई बात। यदि 2 पॉजिटिव होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 पॉजिटिव होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये आपसे पूछा ही है। तो कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम, सूत्र यही वाला इस्तेमाल करेंगे, P बराबर Q इंटू 2L। हमको 2L चाहिए, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, P के नीचे Q आ जाएगा, तो P/Q। चलिए तो देखिए P क्या है भाई, P की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये P की वैल्यू ये है 3.4 गुणा ये 10 की पावर -3। Q क्या है, ये है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ओके, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये P की वैल्यू है ये रही। ओके, चलिएगा ये माइनस का 3 है या कुछ और है, माइनस की मुझे लग रहा है ज़्यादा है, माइनस का ये 30 है भाई, ये माइनस का 30 है, माइनस का 30, इसको माइनस का 30 का लेना क्योंकि ये दूरी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है फिर। ठीक है, चलिए ये माइनस का 30 है, राइट। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, माइनस का ये 30 है, यहाँ पे -3 है ना, ये 30 है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये अब इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे, हम इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे। और देखो पहली बात तो ये कि ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 34 गुणा 10 की पावर -30 गुणा 3 ऊपर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएंगे बट्टे, नीचे कितना बचेगा, 16 बचेगा, राइट। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इस 16 को काट देंगे, 2 से काट देंगे, 17 दूनी 34, 2 अट्ठे 16, और तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/8 गुणा 10 की पावर 30 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से भी जाएंगे 10 तो माइनस के 11 बचेगा। ठीक है, चलिए अब 17 में भाग कर लीजिए आप कितने का, 8 का, तो 8 दूनी 16, बचेंगे कितने, 1, पॉइंट लगाएंगे ये 0, 8 एकन 8, बचेंगे कितने, 2। ठीक है, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0, 8 दूनी 16, 16 बचेंगे 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, ये काट जाएगा पूरा 2.125 गुणा 10 की पावर -11, इतने मीटर आ जाएगी उत्तर। पॉइंट से पहले एक ही अंक आ रहा, काम खत्म, इतना आ गया उत्तर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इतने मीटर इसका विस्थापन बैठेगा। चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं, अगले वाले सवाल को करते हैं। अब ये सवाल है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी, यानी कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक यहाँ पर प्रोटॉन रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, चलिएगा तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन की बात कही है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पर कितना होता है, पॉजिटिव का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सिंपल सी बात है। तो भाई आपको दिया क्या है, आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो यहाँ पर यही चीज़ है, बस यही चीज़ समझने की थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहा है तो इसमें आवेश ना दे रखा है, लेकिन वास्तव में आवेश दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहिए तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है, प्रोटॉन कहिए तो प्रोटॉन पर आवेश, तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। तो चलिए, तो आवेश कितना लिख लेंगे हम, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ना तो पॉजिटिव लिखेंगे ना नेगेटिव लिखेंगे, केवल परिमाण लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक परिमाण ले लीजिए। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को 2L मानते हैं, कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। चलिए इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना बताया था, 10 की पावर -10 मीटर बताया है। पूछा क्या है आपसे, P आपसे पूछा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q की जगह पर कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19,
ये 2 कभी मत लिख लेना, गलती से भी 2 गुणा मत कर देना। 2l बराबर है ये पूरी की पूरी 0.53 गुणा 10 की पावर -10। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.53 है गुणा इसमें 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 16 की भी कर सकता हूँ या 6 से करना। 6 18 का 8 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। चलिए अब 1 की करेंगे, 1 3 जा 3 और 1 5 जा 5, ये 8, 3 और 1 हो गए 4 और 5 और 3 हो गए 8। कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा? 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे लगा दें पॉइंट। तो कितना आ जाएगा? 0.848 गुणा 10 की पावर 19 और ये कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -29? समझ में आ रही होगी, ये -19 है, ये -10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो -29। अब पॉइंट कहाँ पर ले जाएंगे? पीछे की साइड में पॉइंट ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8.48 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर की साइड में ले गए पॉइंट तो -1 घात आ जाएगी, ये 10 की पावर -29। तो कितना आ जाएगा उत्तर? 8.48 गुणा 10 की पावर -के हो जाएंगे 30। ये P बराबर इतने कूलम मीटर, ये आ जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पे गुणा डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे 16 है, 16 तिया 48 का 8 हासिल 4, 16 में पंजे 80, 80 और 4 कितने हो गए? 84, 80 और 4 कितने हो गए? 84। सिंपल सी बात है। और 1 2 3 अंक बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा यहाँ कि 8.48, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा हो गया, वैद्युत ध्रुव हो गया, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हो गए, पूरा खत्म हो गया। अब देन आपका चलेगा, कल आपका डेरिवेशन कराएंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। और अब तो लगातार डेरिवेशन आएंगे, अब पूरे लगातार डेरिवेशन आएंगे, कम से कम 4-5, फिर उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी आएगी, फिर डेरिवेशन आएंगे। कम से कम इस चैप्टर में है 1 2 3 4 और 4, कम से कम इस पूरे चैप्टर में 8 डेरिवेशन हैं। 8 के 8 कराऊंगा और पेपर में एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, क्योंकि ये यूनिट है और यूनिट में कम से कम इस चैप्टर से 6 नंबर का आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो पूरी तरह से एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर में से और एक डेरिवेशन जरूर आएगा, ठीक है। और थ्योरी का छोटा सा आता है प्रश्न। तो मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।